Hello to all my listeners and again welcome to the class. So friends, आज हम हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सेकंड चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों को। तो सारे चैप्टर्स मैं उस प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी, तो आप लोगों को कहीं इधर उधर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोग इजीली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यूरोप के नक्शे में 18वीं सदी के टाइम पर जिस तरह से हमें राष्ट्र और राज्य जो हमें आज देखने को मिलते हैं उस टाइम पे वैसे देखने को नहीं मिलते थे। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। यानी कि इस तरह से कोई भी कंट्री डिवाइडेड नहीं हमें दिखाई देती थी पहले। पहले राजशाहियों, डचियों, कैंटनों में ये सब राज्य और राष्ट्र बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। जिनके की जो शासक थे, स्वायत्त क्षेत्र मतलब जिन पे उनका शासन था, जिन पे उनका राज्य था। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और पूर्वी और मध्य के जो यूरोप थे वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। निरंकुश राजतंत्र मैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि निरंकुश किसे कहते हैं और राजतंत्र किसे कहते हैं। जिन पे किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसे जो राजा जो जिनकी अपनी मनमानी हमेशा चलती है, जो सिर्फ अपनी चीजों को देखते हुए सारे डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसे निरंकुश राजाओं के अधीन थे पूर्वी और मध्य यूरोप। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग भी रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। यानी कि उस टाइम पे मध्य और पूर्वी यूरोप में जो लोग रहते थे वो बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग संस्कृति के। लेकिन वो लोग आपस में सभी को समान संस्कृति नहीं समझते थे। मतलब वो ये नहीं समझते थे कि हम एक कंट्री से हैं तो हम एक हैं। वो सब अपने आप को अलग अलग ही मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। अलग अलग भाषाएं थी उनकी, उनकी जातियां अलग अलग थी। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों का जोड़ कर बना था। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करने वाला हैब्सबर्ग था साम्राज्य, वो अलग अलग क्षेत्रों जन समूहों को जोड़ करके एक बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेन लैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। यानी कि जो उनके कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो रिच सोसाइटी वाले जो लोग थे, वहां पे जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले वो ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। मतलब आधे लोग तो मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे और बाकी जो बचे कुचे लोग होते थे वो बहुत सारी भाषाओं का यूज करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन गालिशिया में अब यहाँ पे कुलीन वर्ग जो है वो जर्मन भाषा का यूज करते हैं और गालिसिया में जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में क्लियर है कि जो किसान और जो दास लोग होते थे उनको सबसे नीचा समझा जाता था। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि खेती करने वाले जो लोग होते थे वो अधीन अवस्था में रहते थे, मतलब डिपेंडेंट होकर के रहते थे वो कुलीन वर्ग के लोगों के, सामंतों के, राजाओं के। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसलेवेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। और इन्हीं सब इतने सारे बोलते हैं ये डिफरेंसेस की वजह से ही राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाली ये सब चीजें नहीं थी। मतलब राजनीतिक एकता वहां पर नहीं थी। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी।
राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अब देखिए, तो अब ये इसमें बताते हैं कि इन तरह तरह के समूहों को आपस में जो चीज बांटती थी, अब आप लोग सोचेंगे जब इनमें एकता ही नहीं है, इनकी भाषाएं अलग हैं, दास और कुलीन वर्ग में बटा हुआ है ये, किसान जो वर्ग है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अधीन अवस्था में रहते थे। तो इनको ऐसी कौन सी चीज है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं, कौन सी चीजें ने वहां पे जो जोड़ के रखती है। तो वहां पे इनको एक ही चीज थी जो जोड़ने वाला तत्व था, वो था उनके जो सम्राट होते थे वहां पर, उनके जो राजा होते थे, उनके प्रति सबकी निष्ठा। राष्ट्रवाद और राज्य राष्ट्र का विचार कैसे उभरा। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो सामाजिक दृष्टि से हम देखें चाहे हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, जमीन के जो मालिक होते थे वो कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे, और वही लोग यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, मतलब सबसे पावरफुल जो ग्रुप था वो इन्हीं लोगों का था, कुलीन वर्गों का। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। अब ग्रामीण इलाकों में उनके पास बहुत जायदाद हुआ करती थी, जमीन थी, खेती थी, और शहरी इलाकों में उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में जिनकी बहुत बहुत प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और शहरों में अभी काफी बड़े बड़े उनके हवेलियां होती हैं। पुराने आप लोगों ने घर देखे होंगे ना, कि कैसे मूवीज में भी देखे होंगे कि किस तरह से पुरानी जो हवेलियां हुआ करती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही है, शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उस समय जो भाषा बोली जाती थी वो फ्रेंच भाषा थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए होते थे, और जितने भी जो कुलीन वर्ग के वहाँ के जो लोग होते थे, जो मालिक होते थे, वो वैवाहिक संबंधों की वजह से आपस में किसी ना किसी तरह से रिश्तेदार होते थे, जुड़े हुए रहते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। लेकिन ये जो कुलीन वर्ग का था, जो रिच पीपल्स वाला जो वर्ग है, समूह है, वो जनसंख्या की या संख्या की दृष्टि से देखें तो एक छोटा समूह ही था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, जिसमें कि अधिकांश जो लोग थे वहां की पॉपुलेशन में, वो फार्मर्स ही थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम की साइड में जमीन पर जो मोस्टली लोग रहते थे वो किराएदार ही होते थे, और छोटे जो मजदूर होते थे, काश्तकार होते थे, अलग अलग तरह के जो अपना बिजनेस चलाते थे, काम करते थे, वही लोग वहां पे खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी। पूर्वी और मध्य यूरोप में जो भूमि थी वो विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास अर्थात भूमि के दास। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ रहा था, व्यापार में भी वृद्धि हो रही थी, जिससे शहरों का विकास होने लगा। वाणिज्यिक जो वर्ग थे, जो बिजनेसमैन वाले जो लोग थे, उनका भी उदय होने लगा, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। और उनका अस्तित्व किस पे टिका था? बाजार के लिए उत्पादन पे। अगर बाजार में जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, उस चीज का उत्पादन भी ज्यादा होगा, उस चीज का बिजनेस भी ज्यादा होगा, उस चीज से कमाई भी फिर ज्यादा होगी। तो यही चीज वहां पे थी कि उत्पादन बाजार में उस चीज की जरूरत कितनी है, उसके हिसाब से ही उनकी जो आधार था इनकम का, वो टिका हुआ था। जिस चीज की उत्पादन कम होता था, उसकी बिक्री भी कम होती थी, उसकी सेल भी कम होती थी। या फिर हम ये कह सकते हैं जिसकी सेल ज्यादा हो रही है तो उसका उत्पादन भी ज्यादा होने लगा। तो बाजार के उत्पादन पर जो बाजार था, औद्योगिक वाला जो समूह था, वो डिपेंड था।
इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो गया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जब ये सब चीजें चल रही थी, तो उस समय नए सामाजिक समूह भी बहुत सारे अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग में सारे किसान, मजदूर लोग आ गए थे। मध्य और पूर्वी, हाँ कहाँ थे हम, हाँ, के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योग, और जो मध्य वर्ग था, जो मीडियम क्लास लोग थे, वो उद्योगपति मतलब छोटे छोटे जो लघु उद्योग जिन्होंने खोले हुए थे, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, सेवा क्षेत्र मतलब जॉब कर रहे थे, कहीं पे सर्विस दे रहे थे अपनी, तो उन लोगों से बना हुआ था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो अब राष्ट्रीय एकता के विचार लोगों में फैलने लगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज साथ में एक लाइक भी कर दीजिए। उस लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत एक बड़ी सी चीज भी मिलती है। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है कि हमारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जिससे कि मैं आगे जो वीडियोस इसमें डालने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। तो 19वीं सदी के शुरुआत जब हो रही थी, उन दशकों में राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड जो विचार थे लोगों में, वो उदारवाद से काफी कुछ मिलते जुलते थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। तो उदारवाद का अर्थ है लिबरलिज्म, जिसका अर्थ है आजाद, आजादी की भावना। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो मध्य वर्गों के लिए जो लोग थे, उनके लिए उदारवाद का क्या मतलब था? तो उनके लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति की आजादी, कि व्यक्ति को कितनी आजादी दी जा रही है और कानून के समक्ष सबकी बराबरी कितनी है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद का अर्थ था एक ऐसी सरकार जो कि सबकी सहमति से बनी हो, निरंकुश राजा का शासन ना होकर के ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से बनी हुई हो, जिसमें सबका बराबर योगदान हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद निरंकुश राजाओं का शासन खत्म हो गया। पादरी जो वर्ग होते थे, जो राजाओं से नीचे होते थे, उनका जो एक अधिकार उन्हें मिला हुआ था, जो सब पे बोल सकते हैं, जिन जो जो निरंकुश शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे लोगों पर, उनकी अब समाप्ति होती जा रही थी। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधार था। अब संविधान और संसद का वहां पे निर्माण होने लगा, सबकी सहमति से सरकारें बनने लगी, जैसे कि हमारे देश में बनती हैं। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। 19वीं सदी के जो उदारवादी थे, जो लोग थे, जो ये क्रांति ला रहे थे, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। मतलब वो निजी संपत्ति के स्वामी, जो हमारी खुद की संपत्ति है, हम उसके खुद के स्वामी हैं, इसकी अनिवार्यता पर भी वो बल देते थे। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। या आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। इसमें बताया जा रहा है कि क्रांतिकारी जो था वो फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट टाइप था ये। और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। और वहां पर वोट देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार केवल
पैसे वाले लोगों को ही था, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। और वहां मत हाँ संपत्ति विहीन पुरुष तथा सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं को तो मतलब रखा ही गया था सारे अधिकारों से वंचित। साथ में पुरुष भी, जो लोग जिनके पास संपत्ति नहीं थी, संपत्ति विहीन जो पुरुष थे, उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। लेकिन थोड़े समय के लिए जब जैकोबियन शासन था, उस समय वयस्कों को, वयस्क जो पुरुष थे सभी, उनको मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई। फर्स्ट चैप्टर में आपने, अगर मेरी वीडियो देखी है या फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है आपने, तो आपने उसमें देखा होगा कि जब क्रांतिकारी क्रांति कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने निरंकुश राजाओं का शासन समाप्त कर दिया था और सब पर क्रांतिकारियों का शासन हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि लोगों का शासन हो गया था, क्योंकि वो लोगों के शासन पर, कि सबकी मिलीजुली जो सहमति से सरकार आनी चाहिए जो जनता का भला करे, सबकी बराबरी पर ध्यान दे। तो उस समय नेपोलियन का कुछ क्षेत्र पर अधिकार था, और वो क्रांति, और वो था तो निरंकुश राजा, लेकिन कुछ वो अपनी जनता की भलाई के लिए, जो क्रांतिकारियों वाले जो उद्देश्य थे उनके, जो उनकी जो नीतियां थी, वो उन्हें अपने शासन में फॉलो कर रहा था। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि नेपोलियन की संहिता, उसने अपनी खुद की संहिता बनाई थी, आचार संहिता बनाई थी, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके शासन के। तो उसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता था। तो नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। अब उसकी संहिता में उसने एक फिर से एक ऐसा नियम बनाया जिसमें कि पुनः सीमित मताधिकार, मताधिकार को सीमित कर दिया, लिमिटेशंस बांध दी उस पर, उसको वापस लेकर के आ गई। और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। और उसकी संहिता में लिखा गया कि जो महिलाएं हैं वो अवयस्क हैं, मतलब उन्हें अवयस्क का दर्जा दिया गया। और उन्हें ये दर्जा दिया गया कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पतियों के अधीन, जो अनमैरिड है वो पिताओं के अधीन ही रहे। उन्हें कोई भी विशेष मताधिकार प्राप्त नहीं थे। मताधिकार क्या, कोई भी अधिकार कह सकते हैं हम कि उन्हें प्राप्त नहीं थे। वो अपने पतियों के और पिताओं के अधीन ही होकर के रह रही थी। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन भी चलाए। अब ये चीज उन्हें बड़ी बुरी लगी भाई, कि मतलब संपत्तिवान पुरुषों को ही मत के अधिकार प्राप्त थे, संपत्ति विहीन पुरुषों को वो अधिकार भी नहीं दिए गए थे। भाई पुरुषों को भी अधिकार नहीं दिए गए थे, वो जिनके पास संपत्ति नहीं थी। कितनी, मतलब उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। तो उन लोगों ने और महिलाओं ने मिलकर के आंदोलन भी किए, विरोध प्रदर्शन किए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद में क्या चेंजेस लेकर के आए, बाजारों की मुक्ति के और चीजों की तथा पूंजी के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था, उसमें जो राज्य के द्वारा नियंत्रण लगाए हुए थे उन पर, उनको खत्म करने के पक्ष में था उदारवाद। राज्य के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, सामानों के आवागमन पर जो भी कंट्रोल थे, जो बाउंडेशंस थी, उदारवाद उनको खत्म करने के पक्ष में था कि उन बाउंडेशंस को हटाया जाए, राज्य का उन पर कंट्रोल ना रहे, ओपनली लोग अपने सामान को इधर उधर ले जा सके और बिजनेस कर सके। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी, मध्य वर्गों की भी यह जोरदार मांग थी कि भाई राज्यों का इस पर से अधिकार हटा दिया जाए। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। सॉरी, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से, जो नेपोलियन ने कुछ प्रशासनिक कदम उठाए थे,
तो नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे, उन्होंने अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। उसने प्रशासनिक जो क्षेत्र में कदम उठाए थे, उनमें से एक ये भी था कि उसने छोटे छोटे प्रदेशों को लेकर के 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी, और सबकी अपनी अपनी मुद्रा की अलग प्रणाली थी, अलग व्यवस्था थी, और नाप तोल की भी अलग व्यवस्था थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अब सोचिए, जिस तरह से यहाँ पे टोल टैक्स होते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं, उसी तरह से अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देके एक समझा रही हूँ जस्ट। तो उसी तरह से वहां पे भी 1833 के टाइम पे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो यही चीज उसमें बताई जा रही है कि वो सब चीजें खत्म करने की मांग की जा रही थी। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था, 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था हर बार। मतलब 11 सीमा शुल्क तो 11 बार 5-5%, 55%। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाया जाता था। और ये भी लो भाई नई बात, कि शुल्क जो हो लगता था वो वस्तु के आकार और वेट के हिसाब से लगाया जाता था। वेट ज्यादा तो शुल्क ज्यादा, वेट कम तो शुल्क कम। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अच्छा, तो मतलब नाप तोल की सब जगह अलग अलग व्यवस्था थी, तो इसलिए सबको समय भी अलग अलग लगता था हर एक सीमा पर जब वो पहुंचते थे सीमा शुल्क देने के लिए। मसलन कपड़ों को, और जो कपड़े के जो मापने का जो पैमाना था उस समय वो एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। मतलब लंबाई घटती बढ़ती रहती थी। अब जैसे कि हम बताते हैं कि हम भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम दूसरी जगह गए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की जगह 150 सेंटीमीटर हो जाए, कि 50 सेंटीमीटर ही रह जाए। तो इस तरह से वहां पर जगह बदलने के साथ उनकी जो लंबाई थी वो घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। मतलब सबसे ज्यादा न्यूरेमबर्ग में ही था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। मतलब ये सब बाधाएं खत्म करने के पक्ष में था उदारवाद जो था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ा दी। मतलब ट्रेन भी चलने लगी, जिससे कि जल्दी होने लगे काम। क्योंकि पहले जब व्हीकल्स नहीं होते थे लोगों के पास, तो इधर से उधर पहुंचने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। अब आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उसको हेल्पफुल समझा गया, हेल्पफुल बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 के बाद अब एक नई रूढ़िवादी धारा वहां पे आई। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, अब नेपोलियन हार गया। 1815 में
उसकी हार के बाद यूरोपीय जो सरकारें थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब जो सरकारें आई वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब रूढ़िवाद क्या होता है? जो रूढ़ियां किसको कहते हैं? जो प्राचीन काल से पुरानी बातें कही जा रही है, लोग जिनको मानते हैं कि भाई ये ही सही है, नई धाराओं को जो नहीं मानते हैं, नहीं विश्वास करते हैं उनमें। तो जो यूरोपीय जो सरकारें थी अब नेपोलियन की हार के बाद जो आई थी, वो रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो ये उनकी विचारधाराएं थी रूढ़िवादियों की। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे रूढ़िवादी धारा में भी, जो क्रांति के टाइम पे, उससे पहले, क्रांति के टाइम से पहले जो विचारधाराएं थी, लोग, एक ये भी नजरिया था, वो नहीं चाह रहे थे कि क्रांति से पहले की जो सोच थी लोगों की, जो विचारधाराएं थी, वो वापस आए। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। आप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्रांति चल रही थी तो नेपोलियन का शासन था कुछ राज्यों पे, तो उसने वहां के लोगों का फायदा देखते हुए कि भाई क्रांति तो हो ही रही है, अगर मैं अभी भी अपनी विचारधारा को ही लागू करता रहूंगा तो पता चले कि मेरे क्षेत्र में भी क्रांति चालू हो जाए, और जो हिस्सा मेरे पास है, जो क्षेत्र मेरे पास है, वो भी मेरे हाथ से निकल जाए। तो उसी तरह से अब जो रूढ़िवादी जो लोग आए थे, उन्होंने भी नेपोलियन की जो सिद्धांत थे उनसे ये समझा कि भाई परिवर्तन होना जरूरी है, आधुनिकीकरण होना जरूरी है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में वह सक्षम था। नेपोलियन की ये चीजें जो अच्छाई थी, वो लोग ये एक्सेप्ट करने लगे कि हमेशा और हर चीज में पुरानी विचारधाराओं को लेकर के नहीं, हम बढ़ सकते हैं आगे, हम पीछे ही रह जाएंगे इस तरह से। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र थे उनको क्या क्या चीज शक्ति प्रदान कर सकती थी? एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो गतिशील रहे। गतिशील मतलब चेंज होती रहे, टाइम टू टाइम परिवर्तन उनमें होते रहे जो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है। सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। भूदासत्व था कि जिन लोगों की जमीन होती थी तो वो उसी अपनी खुद की जमीन के वो दास होके रह जाते थे। इसके ऊपर कुछ मूवीज भी आई हैं, आपने देखा हो तो अगर। और वो जो दास जो बन जाते थे एक बार, फिर वो अपने दासत्व से कभी नहीं उबर पाते थे। उनके ऊपर उस चीज का लोन, कर्जा कह सकते हैं, वो हमेशा बना सा ही रहता था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब ये सब लोग वियना में मिले हैं, जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। अब वो प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक नया समझौता तैयार करने वाले थे, और उसके लिए वो लोग वियना में मिले। इस सम्मेलन या कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियाई जो युद्ध थे उस समय, जो नेपोलियन जो परिवर्तन लेकर के आया था, जो बदलाव लाया था, उस संधि में, वियना जो संधि बनाई गई 1815 की, जो वियना संधि थी, जो इतने सारे कंट्रीज ने मिलकर के बनाई थी, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, तो उनका क्या उद्देश्य था कि नेपोलियाई युद्धों में जो बदलाव लाए गए थे, जो परिवर्तन लाए गए थे, उनको खत्म करना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बों वंश को सत्ता में बहाल किया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था।
अब फ्रांस का नेपोलियन के टाइम पर जो कब्जा था जिन जगहों पर, वो उसने खो दिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की जो सीमाएं थी वहां पे कई राज्य बना दिए गए, ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, ताकि फ्रांस आगे ना बढ़ सके, उस जमीन पर विस्तार ना कर सके वो अपने क्षेत्र का। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, और उत्तर की साइड में कौन से राज्य स्थापित किया गया? नीदरलैंड, जिससे फ्रांस वहां से अपनी जमीन को एक मतलब अपने क्षेत्र को एक्सटेंड ना कर सके, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनुआ को जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसने उसे बरकरार रखा गया। उस संघ को नहीं तोड़ा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन राजतंत्रों की बहाली करना था। बहाली मतलब उनको नियंत्रण जो होते हैं उनको हटाना था, जिनके जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन ने जिन रूल्स को बर्खास्त कर दिया था, जिन चीजों को, उनकी बहाली करना था उन राजतंत्रों का मुख्य उद्देश्य। नेपोलियन के बनाए हुए रूल्स को खत्म कर देना, और उसने जिन रूल्स को खत्म कर दिया है उन्हें फिर से बहाल कर देना। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था, और साथ में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना भी उनका उद्देश्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वो भी निरंकुश ही थे। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब इतने निरंकुश थे वो, अगर अपोजिट किसी ने बोल दिया, या फिर किसी ने आलोचनाएं कर दी, किसी ने असहमति जता दी कि भाई ये ठीक नहीं है, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो उनके अपोजिट बोल रही थी। जो चीजें उनके फेवर में नहीं थी, उन्होंने वो दबाने की कोशिश की, जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। और निरंकुश सरकार पे जिसने भी क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसने भी प्रश्न किया, जिसने भी जवाब मांगा, तो उनको दबाने की कोशिश की गई। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब उन्होंने क्या किया? सेंसरशिप के नियम बना दिए, कि जिसमें कि अखबारों के जरिए, किताबों के जरिए, नाटक होते थे, पहले टीवी तो नहीं होती थी, नाटकों के जरिए ही अपने विचार व्यक्त किए जाते थे, गीतों के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते थे। तो अब उन सेंसरशिप का उद्देश्य क्या था? इन सारे अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में जो अ, स्वतंत्रता से जुड़े हुए, क्रांति से जुड़े हुए जो विचार थे, मुक्ति दिलाने वाले जो विचार थे, उन पे कंट्रोल करना था, कि ये लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन फिर भी जो स्मृति थी क्रांति की उस टाइम पे, वो लोगों में के माइंड में थी, और वो उन्हें प्रभावित कर रही थी। उनके माइंड में कुछ स्ट्राइक कर रही थी वो चीजें, जो क्रांतिकारियों के द्वारा लाई गई थी समाज में। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने सेंसरशिप के नियम बना करके इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया, कि वही चीज लोगों तक पहुंचाई जाए जो हम चाहते हैं। ऐसी चीज लोगों तक ना पहुंचाई जाए, चाहे वो किताबें हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो गीत हो, कि जिससे लोगों में कोई भी विरोध की भावना आ सके। तो अब जो राष्ट्रवादी उदारवादी वादी जो लोग थे, उनका पहला मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रेस की आजादी थी, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए पूरी पूरी। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। मतलब दमन के भय से, कि पूरी तरह से नष्ट ना हो जाएं,
तो कई उदारवादी और राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, मतलब बिल्कुल, मतलब उन्हें डाउन कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्या हुआ, क्रांतिकारियों, नए क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए बहुत सारे, मतलब सीक्रेट तौर पे बहुत सारे ग्रुप्स उभर रहे थे, संगठन उभर रहे थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए थे। वियना जो सम्मेलन हुआ था, उस समय जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनको समाप्त करना ही उन क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का, उन क्रांतिकारियों को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि भाई उनके जो गलत सलत रूल्स निरंकुश राजाओं के द्वारा, उनके द्वारा बनाए गए हैं वियना कांग्रेस में, कॉन्फ्रेंस में, उनको खत्म होना चाहिए। साथ ही स्वतंत्रता मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, साथ ही इस चीज पर फोकस करना कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, गुलामी से हमें आजादी चाहिए। और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। भाई अब कोई व्यक्ति अगर क्रांतिकारी बनने जा रहा है तो उसमें ये संघर्ष की भावना तो होनी चाहिए। नीतियों का विरोध भी होगा अगर कोई क्रांतिकारी बनना है तो। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम हाँ सही कर रहे हो, जो भी तुम सही कर रहे हो फिर भी हम क्रांतिकारी बनते जाएं। क्रांतिकारी जब भी तो कोई बनेगा जब वो चीजें उसको ठीक नहीं लगेंगी, वो विरोध करेगा उनका। तो ये उनमें होना अनिवार्य था। ऐसा ही व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मेत्सनी। उनका जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। कार्बोनारी के गुप्त जो संगठन बन रहे थे उनका वो सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। 24 साल की उम्र में उसने क्रांति की थी लिगुरिया में, जिससे उसे बहिष्कृत कर दिया गया, इसे उसे निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद उसने खुद दो भूमिगत संगठन बनाए। देखिए यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मतलब उसके जो उसने दो ग्रुप बनाए थे, उनके सदस्य कौन थे? उनके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के समान जो सोच रखते थे लोग, ऐसे लोगों को उसने वहां का सदस्य बनाया। अब अगर वो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को सदस्य बना लेता तो फिर उसके सदस्यों में आपस में लड़ाई होती। जो उसने खुद का संगठन बनाया था, अब उसके लिए खुद क्रांति उत्पन्न हो जाती। तो इसलिए उसने ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जो खुद सभी लोग एक साथ सोचते थे, जिनकी विचारधाराएं एक सी थी। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। राष्ट्र ही प्राकृतिक एक इकाई है मनुष्यों की। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही होगा। एक गणतंत्रात्मक राज्य उसको यूरोप को बनना ही होगा, उनका उद्देश्य था। वह यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, और ये एकीकरण, ये एकता की भावना ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। इसी से ही इटली मुक्त हो सकता है इन निरंकुश राजाओं से। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया। प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न स्वप्न से मेत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। उसने मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी बताया है। मैटरनिक जो थे, उन्होंने उससे, यानी कि मेट्सनी को, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया, क्योंकि वो उसने खत्म कर दी थी। हाँ, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेकेंड अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और मेरी हेल्प करिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को प्रमोट करने में। क्योंकि जब ऑडियंस हमारे हमारे साथ है ना, तो हमें, मतलब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
तो प्लीज आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है, आप लोग अपना साथ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियोस को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।